अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हिडनबर्ग ने अडानी समूह के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर पूरे विपक्ष ने मांग उठाई कि इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से या सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा मसला है, पूरा देश का मैक्सिमम पैसा जो पब्लिक सेक्टर का था, और ऐसे पब्लिक सेक्टर जो मजबूत पब्लिक सेक्टर एसबीआई जैसे, जिसमें 45 लाख खाता धारक है, आपके एलआईसी जिसमें 29 लाख से ऊपर उनके पॉलिसी होल्डर हैं, उनके पैसे को भी वहाँ पर इन्वेस्ट किया गया। और ऐसे समय में किया गया जब देश कोरोना में था, आर्थिक संकट में था। तो एक बहुत बड़ा, जो मैं ये कहूँगा कि देश के लोगों का जो विश्वास था सरकार पे, वो कहीं ना कहीं डगमगाया और बहुत बड़ा नुकसान भी देश के लोगों को उठाना पड़ा। तो जब इसकी मांग पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी, तो उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द भी नहीं कहा। तो फिर उसके बाद दूसरा तरीका होता है कि पब्लिक में जाए। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने फैसला लिया है कि 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक एक दिन एसबीआई और एलआईसी के जहां ऑफिस हैं, ब्लॉक लेवल पे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर धरना देंगे। और उसके बाद 13 तारीख को, 13 मार्च को राजभवन का घेराव करेगी। चलो राजभवन की ओर, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं महामहिम, तो कांग्रेस पार्टी के पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी साथी कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठे होंगे कांग्रेस मुख्यालय पे, और उस पर राजभवन के सामने हम धरना देंगे। और देश के लोगों के, क्योंकि जनता प्रजातंत्र के अंदर सर्वोपरि होती है, जनता को आज की जो मौजूदा सरकार की जिद है, जो एक बहुत बड़ा आर्थिक अपराध जो इन लोगों ने किया है, उसकी जांच कराने को भी तैयार नहीं। आप किसी भी रिपोर्ट अगर किसी के खिलाफ करनी हो, आज ऑनलाइन आप रिपोर्ट करो, उसकी एफआईआर भी हो जाती है। परंतु देश के चुने हुए सांसद, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे अपना राज्यसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, उन्होंने बहुत दिन तक इसकी आवाज़ उठाई, परंतु उसके बारे नहीं हुआ। तो आज निर्णय लिया कि आज सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसके बारे में जो प्रोग्राम है वो आपको बताएं। उसी कड़ी में आज आपके पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और ब्लॉक लेवल तक भी हमने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, जो लगातार लोगों के बीच में जाएंगे हम, जिसके अंदर जहां आने वाली जो चुनाव है, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों के लिए क्या क्या कहेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। उसके साथ साथ जो 8-8.5 साल से मोदी सरकार ने इस देश के लोगों से वादे किए थे, चाहे वो किसान की आमदन दुगनी करने की बात थी, चाहे 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, चाहे 15-15 लाख रुपए खाते में देने की बात थी, वो वादा कोई भी पूरा नहीं हुआ। उसके बारे में भी एक चार्जशीट तैयार करके हम लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस जो पिछली उपलब्धियां होनी जो आएगी हरियाणा प्रदेश में, जैसे सरकार बनेगी, तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हर बुजुर्ग को हम 6,000 रुपये पेंशन देंगे। पेंशन उनको भी देंगे और जिनकी काटी है उनको ब्याज समेत देने का काम करेंगे। इसी प्रकार जो 100 गज के प्लाट हुड्डा साहब ने दिए थे, सरकार ने बंद कर दिए। गरीब आदमी को न केवल 100 गज के प्लाट देंगे, बल्कि उस पर 2-2 कमरे बनाकर भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान को अच्छे बीज मिले, अच्छी दवाइयाँ मिले, सस्ते रेटों पे मिले, वो किया जाएगा। गरीब को 500 रुपये सिलेंडर देने की योजना भी सरकार के विचाराधीन है, उस पर भी काम किया जाएगा। और भी बहुत चीज़ें हैं जो बजट को लेकर क्या कहेंगे? आज बजट पेश किया। बजट तो सिर्फ आंकड़ों का खेल है। बजट हर साल मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बजट को बढ़ा दिया। सही मायनों में
मुख्यमंत्री जी को लोगों को राहत देनी चाहिए। बजट जो होता है उस पर लोगों को उम्मीद होती है, बजट कोई खजाने भरने के लिए नहीं होता। आज ये कहते हैं कि हमने पिछले साल कह रहे थे 1,75,000 करोड़ का कर दिया, उससे भी बढ़ाकर इन्होंने प्रस्तुत किया है जो आने वाला बजट है, परंतु निकलेगा कहाँ से? अगर वो पहले 1 लाख करोड़ का था, आज अगर वो 2 लाख करोड़ के करीब पहुंच रहा है, तो 1 लाख करोड़ रुपया किसकी जेब से गया? वो आप और हमारी जेब से गया। महंगाई बढ़ी, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े, इन्होंने टैक्स नहीं घटाए। अगर रेट बढ़े हुए हैं तो टैक्स घटा देते, बल्कि कांग्रेस राज के अंदर जो 9% से वेट हुआ करता था डीजल पे, आज 16% कर दिया। इस प्रकार महंगाई बढ़ेगी। अगर 100 रुपये पे जो टैक्स लगना था, आज उसकी कीमत अगर 200 हुई है तो 200 रुपये पे लगेगा। तो इनको अगर इनके खजाने में पैसा बढ़ रहा है तो टैक्स घटाने चाहिए ताकि गरीब आदमी को राहत मिले। मैं तो ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा अहंकार हो गया। वो ये सोच के बैठे हैं कि शायद जब तक जिएंगे वो इस कुर्सी पे रहेंगे। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जिद और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। तो मुख्यमंत्री को तुरंत उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। जब आरोप सिद्ध नहीं होंगे तो फिर उसके दोबारा ले लेना, कौन रोकता उसके लिए। परंतु ये एक पहला केस है सांगवान जी, जिस एक केस की इंक्वायरी 2 SIT कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया, चंडीगढ़ पुलिस SIT बिठा के उसकी इंक्वायरी कर रही है, और हरियाणा पुलिस अलग से कर रही है, सिर्फ दोषी मंत्री जो है, आरोपित मंत्री को बचाने के। ऐसे अनिल विज जी हमारे मित्र हैं, उनको हर बात पे, चाहे वो ब्लॉक की बात हो चाहे इंटरनेशनल बात हो, उनको कोई ना कोई टिप्पणी करनी होती है ताकि आपके द्वारा दिखाया जाए, आपके द्वारा छपाया जाए। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, पूरी कांग्रेस पार्टी मिलके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ खड़ी है और हाथ से हाथ जोड़ों में सभी लोग शामिल हैं। अरोड़ा जी, बात फिर वही करती है कि संगठन तो आपका मजबूत हो नहीं पा रहा, ना आपके प्रधान निश्चित हो रहे, ना ब्लॉक प्रधान निश्चित हो रहे, कैसे करूँ? चुनाव तो आगे 1 साल रह गया, जल्दी ही हमारे प्रधान उदयवान जी ने कहा, 8 साल निकल गए, अब जल्दी ही होने वाला है। और आपने देखा कि अभी पहले PCC में डेलीगेट्स की लिस्ट आई, फिर AICC डेलीगेट की लिस्ट आई, आज जो कोप्ट की हैं उसकी लिस्ट आई है, और यही कल से हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू है 26 तक। उसके बाद जल्दी ही आपको ब्लॉक और जिला स्तर के पदाधिकारियों की लिस्ट भी देखने को मिलेगी। आज अधिवेशन में जाते हुए कांग्रेसी नेता गिरफ्तार किए गए, पता आपको? नहीं, मुझे इसके बारे में ज्ञान अभी जहाज से उतार के गिरफ्तार कर दिए वहाँ पर नहीं, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं ऑन वे था, मैंने कोई। अरोड़ा जी, NPS और OPS के बारे में आप क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में विरोध चल रहा है, बिल्कुल कांग्रेस ने उसको लागू किया था और आज विरोध कर रही है। देखिए, जब इस देश के अंदर NDA की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनकी तरफ से एक प्रपोजल तैयार हुआ था, और जिसके बाद कांग्रेस की सरकार होने पे, आपकी बात ठीक है, उसको अडॉप्ट किया गया। परंतु क्योंकि हर समय की ज़रूरत के मुताबिक होती है, आज कर्मचारियों के समय की ज़रूरत है कि उन्हें पेंशन स्कीम लागू हो, अलग अलग स्टेट ने लागू भी किया है, तो हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी लागू करनी चाहिए। और कांग्रेस की सरकार आने पे, जैसे छत्तीसगढ़ में लागू है, राजस्थान में लागू है, हिमाचल में है, झारखंड में है, हरियाणा प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। इस पेंशन स्कीम को लेकर हरियाणा सरकार ने एक कमेटी गठित की है, क्या आप उस कमेटी को एक खानापूर्ति के रूप में देखते हैं, या आपको लगता है कि वो सीरियस है इसके प्रति? एक तरफ तो एक कमेटी गठित करते हैं, और दूसरी तरफ इनके मंत्री और इनकी सहयोगी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र का अधिकार है, तो फिर कमेटी किस लिए गठित किया कर, ये इनके हाथ में नहीं है। तो आप इनेलो में रहे हैं, अभी 2 रोज पहले ओम प्रकाश चौटाला जी ने संकेत दिए हैं कांग्रेस के साथ समझौते के, जैसे कि उनके बयान, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है? देखिए, ये काम राष्ट्रीय स्तर पे नेताओं का है, मेरा नहीं है। मैं तो अभी कांग्रेस में बहुत जूनियर मेंबर हूँ, शाह जी भी मेरे सीनियर हैं। लेकिन राजनीति में तो सीनियर है। राजनीति में फिर हाईकमान जो निर्णय लेगा, रहे हैं नहीं, वहाँ जो हाईकमान निर्णय लेगा। धारा से अवगत है,
आप उस पार्टी से लंबे मैं रहा हूँ जी, लंबे समय तक रहा हूँ और मुझे गर्व है कि हमने अपने संगठन को भी बड़े अच्छे ढंग से चलाया है। परंतु परिस्थितियाँ होती हैं, परंतु इसके बारे में जो निर्णय है वो कांग्रेस हाईकमान के बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ। 6,000 रुपए लेकर ट्रांसफर किया था और भ्रष्टाचार को ही देखते हुए लगातार लोग जो है उनके समर्थन में बीजेपी को पसंद। मुख्यमंत्री जी बहुत पुराने आरएसएस से जुड़े हुए हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर वो संगठन का काम भी देखते रहे हैं। अगर उनकी बहन के उस समय पैसे लिए गए थे तो इतने सीनियर लीडर को उसकी एफआईआर करानी चाहिए थी। आज कहने से कुछ नहीं बनता है। ये आरोप तो हम भी किसी पे लगा देंगे, किसी ने इतने पैसे दिए, इसने इतने पैसे दिए। तो मुख्यमंत्री को पिछली छोड़ के अब आगे देखना चाहिए कि कितने ही घोटाले हो चुके हैं। अगर उन घोटालों का जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। आपके और हमारे यहाँ तो जीरी होती है, जीरी के घोटाला देख लो ना। और तो और यूरिया लेने जाओ, यूरिया नहीं मिलती है, यमुनानगर की फैक्ट्रियों में जाके बिकती है। इतने बड़े घोटाले हुए वो नहीं दिख रहे मुझे। ई टेंडरिंग को लेकर पूरे हरियाणा में सरपंच पड़े। सरकार ने पिछले दिनों एक धमकी दी है कि अगर सरपंच नहीं वो करते तो हम पंचों को पावर दे देंगे। मैंने पहले जैसे कहा कि जिद जो होती है अच्छी नहीं होती। सरकार को तुरंत बात करनी चाहिए और ये कहना कि पंचों को दे देंगे, फिर तो पहले पंचों से सरपंच चुने ही जाते थे, फिर डायरेक्ट प्रणाली लागू करने का क्या जरूरत थी। ये डायरेक्ट प्रणाली इसीलिए नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायतों में शुरू की गई है कि इससे सरपंच जो डायरेक्ट चुना जाएगा उसको पावर होगी और गांव और शहर का विकास होगा।